हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल इन्फॉर्मेशन पर। आज आप लोग इस वीडियो में म्यांमार से जुड़ी एक न्यूज़ के माध्यम से जानेंगे कि यहाँ पर आज़ादी से अब तक के राजनीतिक इतिहास क्या रहा है और यहाँ पर इसी साल के फरवरी माह में यहाँ की सेना के द्वारा यहाँ के प्रधानमंत्री को हटा करके तख्ता पलट क्यों और कैसे किया गया था और यहाँ पर लोकतंत्र इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हुआ। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। दरअसल हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री को न्यूज़ जानते हैं कि न्यूज़ क्या है। यहाँ के प्रधानमंत्री को यहाँ की कोर्ट के द्वारा 4 साल के लिए सज़ा सुनाई गई है। दरअसल जब यहाँ की प्रधानमंत्री इसी साल फरवरी माह में जब चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बनी थी तो यहाँ की सेना के द्वारा इन्हें नज़रबंद कर दिया गया था और उसके बाद तख्ता पलट कर दिया गया था, जिसके तुरंत बाद से इनके ऊपर 2 प्रकार के केस चलाए जा रहे थे। एक केस तो ये था कि इनकी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक लीग्स के द्वारा फेसबुक पर सेना के खिलाफ कोई भड़काऊ पोस्ट डाल दिया गया था और दूसरा केस ये था कि इनके ऊपर आरोप ये था कि इन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था। कोरोना काल के दौरान इन्होंने अपने कार में बैठे हुए अपने समर्थकों की ओर इशारा करते हुए फेस शील्ड, फेस मास्क वगैरह लगाए हुआ था, बल्कि इन्होंने अपने दर्शकों को, अपने समर्थकों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। ये इनके ऊपर आरोप लगाया गया। इन दोनों केस के चलते इन्हें 4 साल के लिए सज़ा सुनाई गई है। हालांकि यहाँ की सेना के द्वारा इनके ऊपर रहम खाते हुए 2 साल इनकी सज़ा कम कर दिया गया। ये तो पोजीशन है म्यांमार की, और एक तरफ अपनी पोजीशन अपने इंडिया के देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर भड़काऊ भाषण देना तो आम बात है और लोगों के ऊपर गोलियां चलवाना, गाड़ी चढ़वा देना नेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब करने के बाद नेता बराबर सत्ता में भी बने रहते हैं, उनके ऊपर खास प्रकार के एक्शन नहीं लिया जाता है। ये पोजीशन अपने इंडिया की है, जिनके एक नेता के बदतमीजी और बेहयाई की वजह से लोगों के कई घरों के चिराग तक बुझ जाते हैं कंप्लीट रूप से, और इन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, फिर भी उनके ऊपर किसी प्रकार का खास एक्शन नहीं लिया जाता। ये है अपनी इंडिया की पोजीशन। बहरहाल हम बात कर रहे थे म्यांमार की। म्यांमार जो कि हमारा पड़ोसी देश है, पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। 1900 बाद में यह देश अलग होकर के अलग देश बन जाता है, जिसके नाम बर्मा रख दिया जाता है और इसकी राजधानी रंगून हो जाती है। यह देश हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से सीमा साझा करता है। यह देश भी पहले अंग्रेज़ों को गुलाम हुआ करता था। जैसे हमारा देश अंग्रेज़ों को गुलाम हुआ करता था, सेम उसी प्रकार यह देश भी अंग्रेज़ों को गुलाम होता है। जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है और पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। सेम उसी प्रकार यह देश 1 साल बाद भी 1948 में आज़ाद होता है। यहाँ पर एंटी फासिस्ट पीपल फ्रीडम लीग की सरकार बनती है और पहले प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ के जो आंग सान सू की इस समय है, इनके पिताजी हुआ करते थे। इन्हें सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में सबसे ज़्यादा भूमिका इन्होंने नहीं निभाई थी, लीडरशिप इन्होंने ही प्राप्त की थी। जैसे अपने यहाँ पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, सेम उसी प्रकार इन्हें भी म्यांमार का राष्ट्रपिता कहा जाता है। 1948 में यहाँ पर सरकार बनने के बाद 1958 तक बाकायदा सरकार चलती रहती है, लेकिन 1958 से सत्ता में कोई गड़बड़ी आने के कारण यहाँ पर प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं होता है, जिसके चलते यहाँ पर सेना के एक व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ने को यहाँ पर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। यहीं से सेना की एंट्री हो जाती है म्यांमार की शासन व्यवस्था में। कहते हैं कि यदि 1958 में यदि म्यांमार की शासन व्यवस्था में सेना को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता तो आज यहाँ पर इतना ज़्यादा तानाशाही स्थापित नहीं होती। जब यहाँ पर 1958 में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो सेना को यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में पता चल जाता है। धीरे धीरे शासन व्यवस्था में अपना हक जमाना शुरू कर देती है और अपना अधिकार जमाना शुरू कर देती है और शासन करना शुरू कर देती है। और बाद में आज की पोजीशन ये है कि यहाँ पर की संसद में यदि 100% सीटें हैं तो उसमें से 75% सीटें सेना के लिए रिजर्व हैं कि सिर्फ सेना उस पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि म्यांमार में सेना खुद चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है और शासन करती है। बाकी 25% सीटों पर यहाँ की जो आम जनता होती है वो चुनाव में अपना प्रतिनिधि खड़ा करती है और चुनाव लड़ती है और प्रधानमंत्री बनती है। इस तरह यहाँ पर शासन चलता रहा। लेकिन 1980 से यहाँ पर एंट्री होती है यहाँ की शासन व्यवस्था में यहाँ की आंग सान सू की। इससे पहले छोटी हुआ करती थी, अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब 1980 के बाद अपने देश वापस लौटती हैं तो अपने देश में सेना के द्वारा लोकतंत्र का गला घोंटते हुए देखती हैं। तो ये लोगों के बीच में
डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाना शुरू कर देती है, लोकतंत्र के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू कर देती है। उसी के चलते इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, नेशनल डेमोक्रेटिक लीग्स का पार्टी का गठन करती हैं। 1990 में यहाँ पर आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव होने के बाद लोगों के भारी समर्थन के कारण ये प्रधानमंत्री बनती हैं। लेकिन 1990 में जब ये प्रधानमंत्री बनती हैं तो सेना के द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि अब तक 1958 से 1990 तक सेना सत्ता का मजा ले चुकी होती है, उसे किसी दूसरे प्रधानमंत्री का बनना स्वीकार नहीं होता है। हालांकि इन्हें म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र के बहाल करने, लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयास किया था। इसी तरह यहाँ पर शासन व्यवस्था चलती रहती है, लेकिन सन 2000 के साथ के आते आते धीरे धीरे और तानाशाही बढ़ती है। सन 2007 में यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में सैफ्रॉन रेवोल्यूशन होता है, जिसके चलते यहाँ पर लोकतंत्र की मांग की जाती है। सन 2008 में यहाँ पर फिर से संविधान संशोधन होता है, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पर अब लोगों को लोकतंत्र में थोड़ा छूट दी जाएगी, लोकतंत्र बहाल किया जाएगा। और सन 2010 में फिर से चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री बनती हैं आंग सान सू की। सन 2012 में फिर से चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री बनती हैं, लेकिन ये यहाँ की सेना के द्वारा प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं किया जाता है। इसी तरह सन 2015 में फिर से चुनाव होते हैं और ये प्रधानमंत्री बनती हैं, लेकिन सन 2015 के बाद से सन 2017 से इनका म्यांमार में विरोध होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी नेता जो इतने सालों से प्रधानमंत्री बनती रही हो और उसी देश में जब यहाँ से कि शासन व्यवस्था में यहाँ पर सेना आती है 1958 से, तो यहाँ के एक अल्पसंख्यक समुदाय, रोहिंग्या समुदाय के ऊपर शासन थोड़ा थोड़ा अत्याचार करना शुरू कर देती है। 2015-17 के आने के बाद आते आते यहाँ पर अत्याचार ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके खिलाफ ये एक ऐसी नेता जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया हो, वो नेता लोगों के खिलाफ, लोगों को बचाने के लिए किसी प्रकार के खास एक्शन नहीं लेती है, उनके प्रति सेना के विरोध में कोई खास एक्शन नहीं लेती है, जिससे यहाँ के लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता घटने लगती है। ये यहाँ के लोग भी समझ जाते हैं कि ये भी सिर्फ सत्ता की भूखी हुई हैं, इन्हें लोगों से किसी प्रकार का खास लगाव नहीं है, जिसके चलते सन 2017 के बाद इनका विरोध होने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका लोकप्रियता घट जाती है। सन 2020 में जब यहाँ पर फिर चुनाव होते हैं, तो सन 2020 के चुनाव के बाद जब सन 2020 में उसका परिणाम डिक्लेयर किया जाता है, तो यहाँ पर इन्हें यहाँ की सेना के द्वारा नज़रबंद कर दिया जाता है। जब यहाँ इन्हें नज़रबंद किया जाता है, नज़रबंद करने के बाद इनके ऊपर 2 प्रकार के केस चलाए जाते हैं, जिनका हाल ही में कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया और इन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई गई। जब इन्हें यहाँ पर नज़रबंद सेना के द्वारा किया जाता है और तख्ता पलट किया जाता है, तो यहाँ के लोगों के द्वारा किसी प्रकार का खास विरोध नहीं किया जाता। ये भी यहाँ के लोगों के द्वारा भी मान लिया जाता है, ये भी जनता की हमदर्द नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई देश खास प्रकार का दबाव नहीं बनाता है जिससे कि इन्हें सेना के द्वारा फिर से रिहा किया जाए। और इसी तरह ये सिस्टम चलता रहता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे कि कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर ये 2 मामूले से केस के चलते इन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई गई। आप समझ सकते हैं, एक ऐसी नेता, प्रधानमंत्री उसी देश की, उनके ऊपर ये 2 प्रकार के फेसबुक के सेना के खिलाफ फेसबुक पोस्ट डालना और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए उनके ऊपर 4 साल की सज़ा सुना दी जाती है। ये थी यहाँ की स्थिति। ये है यहाँ के प्रधानमंत्री आंग सान सू की, और इनके बगल में है यहाँ के अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष, जो कि यहाँ पर शासन व्यवस्था में काम करते हैं। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि यहाँ पर जैसे 1948 तक अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। 1948 से जब यह देश आज़ाद होता है, तो 1958 तक यहाँ पर अच्छी खासी शासन व्यवस्था चलती है। लेकिन 1958 से जब ये यहाँ पर सेना शासन व्यवस्था में आती है, तो यहाँ पर धीरे धीरे फिर से लोगों को गुलाम करना शुरू कर देती है और उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। आज की स्थिति यह है कि यहाँ पर कोई भी सेना के खिलाफ खास प्रकार से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है, और बाकायदा वो शासन व्यवस्था करती रहती है। दूसरे देश भी मान चुके हैं कि ये यहाँ पर भी मतलब सेना शासन करे, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। जब इतना ज़्यादा डेमोक्रेसी का हनन हो चुका है, तो सेना ही शासन करे, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बातें समझ में आई होंगी।
यदि वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।